शो में आपका स्वागत है। आयरलैंड के एक अंधेरे जंगल में एक आदमी दौड़ रहा है। वह डरा हुआ लगता है, हालांकि उसे लगातार पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और विभिन्न संख्याओं के संकेत मिलते हैं जो या तो दिशाओं या किसी चीज की दूरी को दर्शाते हैं। हालांकि वह भागने में असफल रहता है। अंधेरा जल्दी से चारों ओर फैल जाता है। पक्षियों का एक झुंड ऊपर से उड़ता है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है। अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति उसे पकड़ लेती है और घसीट कर ले जाती है। देश के अन्य हिस्से में मीना नाम की एक कलाकार रहती है जो एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है। एक दिन उसका बॉस उसे एक दुर्लभ तोता पड़ोसी शहर के चिड़ियाघर में पहुंचाने के लिए कहता है और मीना सहमत हो जाती है। वह रात के लिए उस पक्षी को घर ले जाती है। वहां वह तोते से कहती है कि उसकी मां का 15 साल पहले निधन हो गया था। अचानक पक्षी जवाब देने लगता है। शाम को मीना एक विग पहनती है और एक बार में जाती है जहां वह एक आदमी से एक काल्पनिक नाम से परिचय करती है, यह दावा करते हुए कि वह एक बैलेरिना है। सुबह में मीना तोते से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, कहती है कि असली मीना शायद पसंद नहीं की जाएगी। अंततः दोनों अपनी यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में उसकी बहन लूसी फोन करती है, उसे याद दिलाती है कि उसके पास परिवार और भतीजियाओं हैं जो उसे प्यार करती हैं और उसका इंतजार कर रही हैं। मीना गाड़ी चलाती रहती है और अंततः एक पुराने अंधेरे जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंच जाती है। अचानक कार खराब हो जाती है और रुक जाती है और कनेक्शन भी रहस्यमय तरीके से कट जाता है। तोते का पिंजरा लेकर मीना मदद के लिए सड़क पर निकलती है, लेकिन जंगल अंधेरा और खाली है। जब वह वापस कार के पास लौटती है तो सड़क सुनसान होती है। मीना तेजी से अंधेरे होते क्षेत्र में घूमती रहती है, पक्षी से बात करती है ताकि खुद को खुश रख सके और सुझाव देती है कि वे इसका नाम डार्विन रखें। अचानक वह एक महिला को दौड़ते हुए देखती है और उसका पीछा करने का निर्णय लेती है। मीना उसके पास एक छोटे से जंगल के केबिन के पास पहुंचती है और महिला दरवाजा खोलकर उसे जल्दी अंदर आने का आदेश देती है अगर वह जीवित रहना चाहती है। स्वाभाविक रूप से मीना जल्दी से केबिन में चली जाती है। बुजुर्ग महिला का नाम मैडलिन है। वह कुछ समय से यहाँ 2 अन्य युवा लोगों सियारा और डैनियल के साथ रह रही है। वह तुरंत मीना को एक आईने के सामने खड़े होने का आदेश देती है, क्योंकि देखने वाले अंदर नहीं आ सकते लेकिन बाहर से देखते हैं। हर रात सूर्यास्त के बाद आते हैं। आईने के पास खड़ी मीना अचानक ताली बजने जैसी आवाजें सुनती है। मैडलिन उसकी शंकाओं की पुष्टि करती है। दर्शक एक नए वस्तु के आगमन पर ताली बजा रहे हैं। सुबह मीना घोषणा करती है कि वह जाने का इरादा रखती है। हालांकि अन्य लोग उसे आश्वस्त करते हैं कि यह असंभव है। वह जंगल की ओर बढ़ती है। मैडलिन उसके पास पहुंचती है और समझाती है कि जंगल भ्रम पैदा करता है, लेकिन यहाँ जीवित रहना संभव है। जंगल में बिखरे संकेत उस सीमा को चिन्हित करते हैं जहां से कोई व्यक्ति अंधेरा होने से पहले केबिन तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर आप सीमा से आगे जाते हैं तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। उन्हें एक व्यक्ति ने बनाया था जिसका नाम था प्रोफेसर, लेकिन अब वह कहाँ है कोई नहीं जानता। उस रात डैनियल दर्शकों के लिए एक शो प्रस्तुत करता है, उन्हें नए आगंतुक से मिलवाता है, लेकिन वे उससे सामान्य रूप से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। इस बीच सियारा संगीत चालू करती है और नाचती है, जैसा कि वह हर शाम करती है। दूसरी ओर मीना को प्रेम खोज टीवी शो की रिकॉर्डिंग वाले डिस्क मिलते हैं। सुबह में वह और सियारा औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाते हैं, क्योंकि उसके लापता पति ने लड़की से डैनियल की देखभाल करने के लिए कहा था। फिर वह आदमी बाहर निकलने का रास्ता खोजने गया और गायब हो गया। सियारा बताती है कि हाल ही में उन्होंने जंगल में अजीब गड्ढे पाए हैं। यही वह जगह है जहां पहरेदार दिन के समय जाते हैं। उसे लगता है कि वह लगभग 5 महीने से केबिन में है। बाद में मैडलिन सुरक्षा नियमों की घोषणा करती है। कभी भी रात में बाहर न जाएं, कभी भी किसी के लिए दरवाजे न खोलें, हमेशा रोशनी में रहने की कोशिश करें। एक अजीब जीवन शुरू होता है जिसमें सभी दिन पूरी तरह से एक जैसे होते हैं। मीना अंतहीन शो देखती है और अक्सर आईने में घूरती रहती है। एक दिन वह उस पर दस्तक देती है और तुरंत दरवाजे पर दस्तक होती है। मैडलिन सभी को रुकने का आदेश देती है और सब कुछ रुक जाता है। अगले दिन वह और डैनियल शिकार पर जाते हैं। लड़का उसे बताता है कि मैडलिन पहले विश्वविद्यालय में काम करती थी, इसलिए वह खुद को सब कुछ जानने वाली मानती है, लेकिन वह यहाँ सबसे लंबे समय से रह रही है। डैनियल खुद 8 महीने से केबिन में है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं देखा। लड़के की बात सुनने के बाद मीना डैनियल को उसे एक सुरंग की खोज में मदद करने के लिए मना लेती है। एक रस्सी का उपयोग करके मीना नीचे उतरती है, उसे खोजती है और पुराने सामान पाती है। अखबार, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स के टुकड़े और एक पुरानी साइकिल, जिसे वह रस्सी से बांधकर ऊपर भेज देती है। लेकिन फिर अंधेरे से अजीब आवाजें गूंजती हैं, जो रात में केबिन की दीवारों के बाहर सुनी गई आवाजों के समान होती हैं। मीना चिल्लाती है और रस्सी उसके पैरों के पास गिर जाती है। रोशनी में बाहर निकलते हुए मीना उस खतरनाक जगह को छोड़ देती है और वे शांतिपूर्वक उन वस्तुओं की जांच करते हैं। साइकिल के साथ यहाँ से भागना संभव हो सकता है, लेकिन मैडलिन की इस पर एक अजीब प्रतिक्रिया होती है। इस बीच डैनियल मिले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के टुकड़ों से एक निगरानी प्रणाली बनाने में सफल हो जाता है और दरवाजे के पास एक कैमरा लगाता है। रात में सब कुछ सामान्य रूप से चलता है। सियारा नाचती है जब दरवाजे पर दस्तक होती है और डैनियल सुझाव देता है कि कोई व्यक्ति आया है। मैडलिन इसे खोलने से मना करती है, लेकिन वे सियारा के पति की आवाज सुनते हैं। सियारा यह साबित करने की कोशिश करती है कि यह जॉन है, उससे पूछकर कि वह कौन सी किताब पढ़ रही है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। हालांकि उन्होंने यह किताब उसके सुझाव पर साथ में खरीदी थी। वह आदमी मौत से बचाने की गुहार लगाता है। सियारा कैमरे में देखने के लिए कहती है, लेकिन जब वह उसकी ओर झुकता है तो कुछ उसे जंगल में खींच लेता है।
तुरंत आईने पर पहले से भी ज्यादा जोर से दस्तक होती है। मैडलिन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है जैसे उन्हें बचा रही हो और दस्तक बंद हो जाती है। सुबह में मैडलिन साइकिल को गड्ढे में फेंक देती है, ये मांग करते हुए कि वे अब नियम न तोड़ें। बाद में मीना अपनी बहन और माँ को याद करती है जिन्होंने लड़कियों को कार की सवारी के लिए आमंत्रित किया था। मौसम सुंदर था और मीना ने खिड़की खोली। उसकी माँ ने उसे बंद करने के लिए कहा क्योंकि हवा उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन मीना ने नहीं सुना, अपनी माँ की नकल करते हुए जो सड़क से ध्यान भटक गई और त्रासदी हुई जिसके लिए मीना अब भी खुद को दोषी मानती है। जल्द ही सर्दी आ गई, दिन छोटे हो गए, रातें ठंडी हो गईं और खाना धीरे धीरे कम हो गया। केबिन के निवासियों के बीच झगड़े शुरू हो गए। एक दिन सियारा जंगल की ओर चली गई। मीना ने उसे पकड़ लिया और उसने कबूल किया कि उसे लगा कि जॉन असली है। वह उस घर की ओर दौड़ती है जहां से डैनियल की चीखें सुनाई देती हैं, जो मैडलिन और मीना से नाराज है और उन्हें अंदर नहीं आने देता। महिलाएं एक पेड़ के नीचे छिप जाती हैं और जल्द ही देखती हैं कि लंबे पतले मकड़ी जैसे राक्षस जंगल से निकलकर केबिन की खिड़की की ओर बढ़ रहे हैं और भयानक तीखी आवाजें कर रहे हैं। देखने वाले डैनियल और सियारा को घूरते हैं जबकि मीना और मैडलिन उनके जाने का इंतजार करती हैं ताकि वे केबिन में लौट सके। जब वे ऐसा करते हैं तो महिलाएं दरवाजे की ओर दौड़ती हैं और अंदर जाने की विनती करती हैं। डैनियल मना कर देता है और फिर मीना उसे अपनी माँ के प्रति अपने अपराध बोध के बारे में बताती है। वह उससे समझने के लिए कहती है कि वह अपने जीवन भर यह महसूस करते हुए दुखी रहेगा कि वह लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। दरवाजे खुलते हैं, वे चारों तुरंत आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, यह आशा करते हुए कि देखने वालों को विश्वास हो जाए कि वे अपनी जगह पर हैं। मैडलिन स्वीकार करती है कि उसने उन्हें कुछ चीजों से बचाने की कोशिश की। वह इतिहास और पौराणिक कथाएं पढ़ाती थी और उनके विपरीत यहाँ स्वेच्छा से आई थी। केवल यहाँ उसने महसूस किया कि यह जगह कितनी खतरनाक थी। एक बार उसने अकेले शिकार की और सूर्यास्त के समय खुद को देखा। बिल्कुल समान नहीं, लेकिन बहुत मिलती जुलती। देखने वाले एक प्राचीन प्रजाति हैं जिनके कई नाम हैं, जैसे चेंजलिंग्स, पंख वाले, परियां। वे लोगों का अध्ययन करते हैं ताकि उनकी नकल कर सकें और वे उन्हें कभी जाने नहीं देंगे। बाहर से केबिन के निवासियों की आवाजें और खटखटाहट सुनाई देती हैं। फिर डैनियल को फर्श में एक हैच मिलता है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। नीचे उतरने पर वे एक अच्छी तरह से सुरक्षित और सुसज्जित रहने की जगह पाते हैं जो खाने पीने की चीजों और उपकरणों से भरी होती है। मीना एक पुराना कंप्यूटर चालू करती है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर का चेहरा दिखाई देता है जिसका असली नाम रोरी किलमार्टिन था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वॉचर्स का अध्ययन किया और उनके उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश की। 1979 में वैज्ञानिक ने इस स्थान को खोजा जिसे उन्होंने वंडरलैंड कहा। हर शाम वे देखने वाले उसकी खिड़की पर आते और उसे देखते। कई वर्षों तक इससे पहले प्रोफेसर के सहयोगी उस पर हंसते थे, उसकी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। फिर उसने इस बंकर का निर्माण पास के दूर दराज के गांवों के लोगों की मदद से किया। उसने अकेले या बुरी आदतों वाले लोगों को चुना ताकि उनकी गुमशुदगी ज्यादा ध्यान आकर्षित न करे, क्योंकि हर शाम वह उन्हें बाहर डिनर करने के लिए मनाता था। अंदर छिपकर उसने देखा कि पहरेदार उनसे कैसे निपटते हैं। इस प्रकार यह बंकर खून पर बनाया गया था। एक दिन एक पहरेदार उसके सामने लाल बालों वाली लड़की के रूप में प्रकट हुई। वह दूसरों से बहुत अलग थी, जैसे वह अनोखी हो और जिज्ञासु और हानिरहित दिखती हो। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर वह परियों के रहस्यों को सुलझा ले तो शायद वह मृत्यु को भी जीत सकता है। उसने असंभव कर दिखाया। इस लड़की को एक पिंजरे में फंसाया और संचार पर प्रयोग शुरू किए। उसे दोस्त बनाने की कोशिश की। वह रूप बदलती, कभी कभी लंबे हाथों वाले डरावने प्राणी में बदल जाती, लेकिन ऐसा लगता था कि वह उसकी बात सुन रही थी। धीरे धीरे वह उसके लिए करीब और समझने योग्य हो गई। लेकिन अब प्रोफेसर को एहसास हुआ कि उसने कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया है और वह अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार था। उसने नदी के पास एक नाव छुपाई थी और यही एकमात्र रास्ता है, बस पक्षियों का पीछा करो। वह जीवित बचे व्यक्ति से कहता है कि उसके विश्वविद्यालय के कार्यालय में जाए और वहां मिले सभी दस्तावेज नष्ट कर दें, और अब वह उसके पास जाएगा और हमेशा के लिए यहीं रहेगा। अंतिम रिकॉर्डिंग में वे किलमार्टिन को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। गोलियों की आवाज सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। ये महसूस करते हुए कि यह जंगल में उनकी आखिरी रात है, सियारा संगीत चालू करती है और डैनियल को नृत्य के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वह छोड़ने के बारे में परेशान लगता है। वह कहता है कि उसका परिवार अस्थिर है और उसके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर लड़की उसे कुछ समय के लिए अपने साथ रहने का प्रस्ताव देती है, जब तक कि वे उसके लिए एक अच्छा काम और रहने की जगह नहीं ढूंढ लेते, क्योंकि वे अच्छे दोस्त बन गए हैं। सुबह में समूह संकेतों और मीना के तोते के मार्गदर्शन में भागने के लिए निकलता है, जिसे उसने उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए कहा था। जल्द ही वे जमीन में एक विशाल पत्थर की डिस्क तक पहुंचते हैं जो एक बड़े सुरंग के प्रवेश द्वार को ढक रही है। मैडलिन बताती है कि यहीं पर प्राचीन परी जाति के अंतिम प्रतिनिधियों को बंद कर दिया गया था, जो कभी मनुष्यों के साथ बहुत मित्रवत थे। कई सदियों के बाद वे सतह पर आने में सफल हुए, लेकिन अब दोस्ती नफरत में बदल गई है। वे यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें जादू ने बांध रखा है, इसलिए उन्हें बहुत दूर भागने की जरूरत है। वे पूरे दिन चलते हैं। संध्या हो जाती है, लेकिन कोई नदी या नाव दिखाई नहीं देती। बारिश शुरू हो जाती है और वे निराश हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि पक्षियों के बड़े झुंड एक दिशा में उड़ रहे हैं। वे उनके पीछे दौड़ते हैं और नदी तक पहुंच जाते हैं। महिलाएं नाव की ओर दौड़ती हैं जब डैनियल को अपने पीछे चीखें सुनाई देती हैं और वह जॉन को देखता है। वह उसके लिए लौटता है, इस खुशी में कि वह आदमी बच गया, लेकिन यह एक बदलावा निकलता है।
महिलाएं चिल्लाती हैं, डैनियल से भागने की विनती करती हैं, लेकिन वह नहीं सुनता और वॉचर के हाथों मारा जाता है, जो फिर उसका रूप ले लेता है। जबकि मैडलिन, मीना और सियारा नदी में नाव चलाती हैं। महिलाएं नाव में जागती हैं और देखती हैं कि वे सभ्यता में लौट आई हैं। वे एक बस रोकती हैं और शहर की ओर जाती हैं, संगीत सुनते हुए, और अब जाकर महसूस करती हैं कि यह सब खत्म हो गया है। बाद में मीना उस विश्वविद्यालय जाती है जहां किलमार्टिन काम करते थे। उनकी भतीजी बनकर उनके कार्यालय में प्रवेश करती है और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करती है। वहां उसे और दस्तावेज, तस्वीरें और एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वह परियों और इस तथ्य पर चर्चा करते हैं कि दुनिया में अभी भी आधे खून वाले बच्चे हैं। मीना को फोटो का एक ढेर मिलता है और उन्हें देखकर वह बहुत हैरान लगती है। शाम को मीना सियारा के घर जाती है और प्रोफेसर की चीजों से मैडेलिन की एक फोटो दिखाती है, ये समझाते हुए कि यह उनकी पत्नी है जो कई साल पहले मर गई थी। तो जिस मैडेलिन के साथ वे केबिन में रहे थे वह एक विशेष परी थी जो दिन के समय चलने में सक्षम थी। यह वही थी जिसे किलमार्टिन ने पकड़ा था। वह उसे मार नहीं सका और उसने सभ्यता में लौटने के लिए मैडेलिन का रूप धारण कर लिया। फिर एक कार घर के पास आती है और असली सियारा बाहर निकलती है, जबकि जिससे वह बात कर रही है वह वास्तव में एक परी है। ये समझते हुए कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, परी मीना को बेहोश कर देती है और फिर से रूप बदलकर डैनियल बन जाती है। वे बस अन्य प्रजातियों की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन मानव घृणा के कारण उन्हें भूमिगत रहना पड़ता है। परी किलमार्टिन का रूप धारण कर मीना के पास जाती है। घर के अंदर परी उसके रूप में बदल जाती है और लड़की को मारने की तैयारी करती है, लेकिन मीना कहती है कि उसके जैसे और भी लोग कहीं हैं, क्योंकि वह आधी इंसान है, और यह स्वीकार करती है कि परियों को उनकी दुनिया से निकालना इंसानों के लिए अनुचित था। परी नरम पड़ जाती है और अपने पंख फैलाती है, ये स्वीकार करते हुए कि मीना सही हो सकती है, और वह उड़ जाती है। मीना सियारा को पुनर्जीवित करती है। बाद में वह अपनी जुड़वा बहन लूसी से मिलती है और अंततः अपनी मां की मृत्यु के लिए खुद को माफ कर देती है। वह उसे अपने अनुभव के बारे में बताती है, यह स्वीकार करते हुए कि वह अभी भी मैडेलिन को अन्य लोगों के रूप में देखती है। उसकी भतीजियां आती हैं और मीना को उसका और डार्विन का एक चित्र दिखाती हैं, जिसे वह अभी भी एक पालतू जानवर के रूप में रखती है। इस बीच बाहर लाल बालों वाली एक लड़की दिखाई देती है जो उनके अपार्टमेंट की खिड़कियों को देख रही है और एक अजीब चेहरे वाली लड़की का रूप ले रही है। ये शायद कोई हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि एक डरावनी सोने की कहानी है, जब कोई बच्चा सोना नहीं चाहता और कुछ डरावना सुनने की मांग करता है। सब कुछ धीरे धीरे और सलीके से बनता है, लेकिन अंत कुछ हद तक साधारण रूप से खुलता है, हालांकि रहस्यमय ढंग से।